हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला तथा सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों को पीएचडी सुपरवाइज करने का जो अवसर दिया जा रहा है वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि यूजीसी के जो रेगुलेशन है 2022 के वो भी इस तरह की बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप कॉलेज के जो एलिजिबल टीचर्स हैं उनको भी पीएचडी को सुपरवाइज करने का मौका दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से एक मांग रही है जो कॉलेज कैडर के जो टीचर्स की कि हमें इस तरह का जो मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि कॉलेज कैडर में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि रिसर्च में काफ़ी रुचि रखते हैं और वो चाहते हैं कि इस दिशा में वो आगे काम करते रहें और दूसरों को भी वो गाइड कर सकें। तो उस दिशा में ये बहुत सराहनीय कदम जो उठाया गया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के द्वारा। देखिए, ये जो सकारात्मक कदम दोनों विश्वविद्यालय के द्वारा उठाया गया है, इसमें कुछ चीज़ें मुझे लगता है जो एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी है। एक तो दोनों सूचनाओं के द्वारा जो एचपी यूनिवर्सिटी के द्वारा और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है जून और जुलाई महीने में इस वर्ष, दोनों अधिसूचनाओं में एक बात कही गई है कि जो कॉलेज के टीचर्स पीएचडी सुपरवाइज करने के लिए एलिजिबल हैं वो सिर्फ वो टीचर्स हैं जो कि ऐसे महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जहां पर पीजी कोर्सेज या जो पीजी कोर्सेज रन किए जा रहे हैं उनके विषय से संबंधित, तो वही इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके संदर्भ में वो हवाला देते हैं 2022 के रेगुलेशन का, यूजीसी का जो रेगुलेशन है जिसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर अवॉर्डिंग पीएचडी के बारे में बात की गई है। तो उसमें मैं उसको पढ़ रहा था तो मैंने उसमें जो पॉइंट नंबर 6 जिसमें खासकर एक दो शायद सरदार पटेल यूनिवर्सिटी या एचपी यूनिवर्सिटी के अधिसूचना में वो पॉइंट हाईलाइट किए गए थे कि आप उसके जो एलिजिबिलिटी देख सकते हैं सुपरवाइज़र की एलिजिबिलिटी, तो उसमें तो मुझे नज़र नहीं आया कि कहीं पर इस तरह की बात की गई है कि सिर्फ जो पीजी कोर्सेज पढ़ाने वाले कॉलेज में जो टीचर्स हैं वही इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इस तरह की बात उसमें नहीं कही गई है। उसमें सिर्फ साफ तौर पे ये कहा गया है कि एक तो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनके पास जो टीचिंग जो एक्सपीरियंस हो उनके पास, जो उसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है कितने साल हैं वो उसमें आप देख भी सकते हैं। और इसके अलावा उनके जो रिसर्च पेपर होने चाहिए, पब्लिश होने चाहिए, जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं या रेफर्ड जर्नल्स हैं उसमें पब्लिश होने चाहिए। इसके अलावा सेम कंडीशन जो कॉलेज के लिए भी लिखा है, उसमें कॉलेज शब्द यूज़ हुआ है, यूनिवर्सिटी के साथ स्टैच करके कॉलेज शब्द यूज़ हुआ है, कहीं पर वो पीजी कॉलेज नहीं लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि जो कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो भी इस तरह की योग्यता रखते हैं, लेकिन जो कॉलेज के टीचर्स हैं वहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि कॉलेज में प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है, वहाँ पर एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो सेम जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जितने उनके जो जर्नल्स हैं पब्लिश होने चाहिए उसकी वैसे ही उनकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो वो योग्य हैं। तो मुझे तो नज़र नहीं आया उसमें पॉइंट नंबर 6 में कहीं पर ऐसा लिखा हो कि जो अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्सेज, जहाँ पर सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ही पढ़ाए जा रहे हैं जिन महाविद्यालयों में, वहाँ पर जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं जो अध्यापक, वो ऐसी योग्यता नहीं रखते, ऐसा वहाँ पर नहीं लिखा है। जबकि जो रेगुलेशन है 2022 का, हालांकि उसमें पॉइंट नंबर 10 है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया है कि अगर कोई पीजी कॉलेज अपने यहाँ पर किसी विषय के संदर्भ में पीएचडी प्रोग्राम को अगर ऑफर करना चाहता है तो उसके लिए जो वहाँ देखना पड़ेगा कि उस कॉलेज में एकेडमिक, रिसर्च या एडमिनिस्ट्रेटिव या इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसको पूरी करता है कि नहीं करता है जो पीएचडी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। वो चीज़ें हो सकती है, मुझे लगता है कि वो चीज़ें ऑब्वियसली अगर वो ऑफ़र कर रहे हैं, प्रोग्राम में ऑफ़र कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही अगर किसी को सुपरवाइज़ कर रहे हैं किसी पीएचडी कैंडिडेट को, तो उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा हमें इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ इसको जो पीजी कोर्सेज के कॉलेज तक ही सीमित कर दें तो बहुत सारे जो टीचर्स, आप भी जानते हैं, बहुत सारे जो क्योंकि टीचर्स जो कम्युनिटी भी इस वीडियो को देख रही होगी,
तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं ऐसे महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ जो यूजी कोर्सेज ही रन किए जा रहे हैं। इसके बावजूद तो वो एक रिसर्च का अच्छा बेंड ऑफ माइंड रखते हैं, रिसर्च के रिगार्डिंग ऐसा बेंड ऑफ माइंड रखते हैं, और वो चाहते हैं कि आगे रिसर्च की तरफ और प्रयास करें। और अपने स्तर पर उन्होंने अपने महाविद्यालयों में कई तरह के कॉन्फ्रेंसेस, कई तरह के जो सेमिनार्स, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो आयोजित करवाई हैं, और आगे वो चाहते हैं कि वो और इस दिशा में कदम उठाएं। तो मुझे लगता है इस संदर्भ में महाविद्यालय के टीचर्स को भी इस तरह की डिमांड करनी चाहिए। हो सकता है शायद कर भी रहे होंगे, मुझे इसका उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर कर रहे होंगे तो अच्छी बात है। साथ में यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर वहाँ पर कुछ हो सकता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी किया जाना ज़रूरी है। और अगर ये यूजीसी लेवल पे कुछ इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है तो उसके लिए भी हम आवाज़ उठाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वैसे तो सकारात्मक कदम है कि कॉलेज के टीचर्स को ये मौका दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको इंक्लूसिव करना ज़रूरी है। क्योंकि इसका इंक्लूसिव करना का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि टीचर्स को इसका फ़ायदा हो रहा है। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है अगर किसी को होगा इसमें, इस जो अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, या इसमें थोड़ा सा इंक्लूसिव करने की बात कर रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा होगा उन विद्यार्थियों को, उन अभ्यर्थियों को जो हर साल आप देखते हैं नेट के जो एग्ज़ाम हैं वो यूजीसी के द्वारा एनटीए के माध्यम से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से हर साल 2 बार करवाए जाते हैं, जून और दिसंबर महीने में। और हज़ारों की संख्या में जेआरएफ जो कैंडिडेट्स निकलते हैं, जो नेट कैंडिडेट्स निकलते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ में जो ऐसे भी कैंडिडेट्स, अब तीसरी कैटेगरी हुई है जिसमें वो कैंडिडेट्स हैं जो पीएचडी के एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं, आप जानते हैं, अब पीएचडी के लिए इनरोल होने के लिए व्याकुल रहते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि उस परीक्षा को उन्होंने उत्तीर्ण किया, तो उसका मकसद एक तो ये होता है कि आगे कॉलेज कैडर की जो पोस्ट है उसके लिए हम अपनी दावेदारी पेश कर सकें, उसके लिए फ़ाइट कर सकें। दूसरा ये कि पीएचडी में इनरोल हो सकें, आगे हम रिसर्च की तरफ जा सकें। और ख़ासकर इसमें रिसर्च का जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा रहता है, मॉनेटरी के हिसाब से देखते हैं या अगर हम रिसर्च के हिसाब से भी देखेंगे तो जेआरएफ जो कैंडिडेट्स उनको ज़्यादा रहता है। क्योंकि जेआरएफ आप जानते हैं एक तरह से प्रेरणा रहती है, एक हमारे लिए एक मोटिवेशन का जो फैक्टर रहता है। जो विद्यार्थी आगे नेट की तैयारी करते हैं उनका एक अल्टीमेट गोल रहता है उस दिशा में कि अगर मुझे जेआरएफ लगता है तो मैं आगे जेआरएफ के माध्यम से अब मुझे थोड़ा सा जो फाइनेंशियल जो क्रंच फील करता हूँ वो फील ना करूँ, घर से मुझे अपने घर वालों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और ख़ासकर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो आर्थिक जिनकी पृष्ठभूमि कमज़ोर होती है, मेहनत करके वो जेआरएफ निकाल रहे हैं। और जिस समय जेआरएफ निकलता है आप जानते हैं कितनी खुशी होती है। जो भी अभ्यर्थी जेआरएफ जिनका क्लियर होता है कितनी खुशी होती है, आप जान सकते हैं कितनी मेहनत लगती है। और उस समय खुशी होती है, लेकिन वो खुशी अधूरी ना रह जाए, ये भी एक डर रहता है। क्योंकि अगर पीएचडी की बात की जाए तो पीएचडी की जो सीट्स हैं वो कॉलेज लेवल पे तो अभी नहीं है फ़िलहाल, हालांकि उसकी कोशिश अब ये कर रहे हैं। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स का सिर्फ नेट निकला होता है या जो पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं उनको भी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि कई बार नंबर ऑफ़ जेआरएफ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम होते हैं, तो उनकी संभावना रहती है कि उनको भी पीएचडी में इनरोलमेंट मिल जाए। अगर तो कॉलेज के टीचर्स को ज़्यादा संख्या में इसके अवसर मिलते हैं, सुपरविज़न करने के सब अवसर मिलते हैं। और साथ में ऑब्वियसली जो टीचर्स हैं, जो कॉलेज लेवल पे जो टीचर्स हैं, उनको भी फ़ायदा रहेगा। क्योंकि लंबे समय से वैसे तो जब वो एक खुद स्कॉलर रहे होते हैं, रिसर्च स्कॉलर रहे होते हैं, तो रिसर्च से काफ़ी अपडेटेड रहते हैं। लेकिन लंबे समय से जब वो रिसर्च करने के बाद कॉलेज के असाइनमेंट्स में उलझे रहते हैं तो रिसर्च का एक गैप आ जाता है। और जब इस तरह की चीज़ें रहती हैं तो इनका वही इंटरेस्ट बना रहेगा और वो एक इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा सकते हैं और अपना एक रिसर्च का जो इंटरेस्ट है उसको एक माहौल है वो और अच्छा बना सकते हैं। वो जो टीचर्स जो कि यूजी कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं, सिर्फ यूजी कोर्सेज जहाँ पर रन हो रहे हैं वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो अच्छी योग्यता भी रखते हैं। और मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉलेज लेवल पे बहुत सारे असाइनमेंट्स भी होते हैं टीचर्स के पास क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जो यूजी पीजी लेवल पे क्लासेस भी है और बाकी जो कॉलेज के असाइनमेंट्स भी वो भी करनी होती है। लेकिन कई टीचर्स इच्छुक होते हैं
इसके बावजूद अपना एक रिसर्च का जो एक इंटरेस्ट उनका रहता है उस दिशा में आगे जाना चाहते हैं, तो इससे रिसर्च की क्वेस्ट रहती है उसको वो आगे कैरी ऑन कर सकते हैं और अपना एक रिसर्च का बैंड ऑफ माइंड बनाकर आगे अपने फील्ड में आगे जा सकते हैं, आगे जाने के उनके अवसर बने रहेंगे। अदरवाइज़ एक तो बहुत गैप आ जाता है आपकी रिसर्च में, क्योंकि आप जब खुद स्कॉलर होते हैं तब तो आप रिसर्च के प्रति काफ़ी तल्लीन रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप पीएचडी कर चुके होते हैं या उसके बाद आपको वैसे अवसर नहीं मिलते हैं, तो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जो रिसर्च की तरफ थोड़ा कम हो जाता है। तो फिर से वो जो अपनी एक आग आपके अंदर जो रिसर्च की एक आग होती है जो बुझ चुकी होती है, उसको फिर से री इग्नाइट करने का आपको एक अवसर बना रहता है। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो कॉलेज के टीचर्स के अलावा या अभ्यर्थियों के अलावा या जो कैंडिडेट्स हैं उनके अलावा यूनिवर्सिटी को भी रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में जो नंबर ऑफ़ टीचर्स है वो लिमिटेड हैं और पीएचडी कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो क्योंकि जो यूजीसी के मानक है उसके तहत वो ज़्यादा जो पीएचडी के कैंडिडेट्स नहीं ले सकते हैं। अगर आप यूजीसी के रेगुलेशन देखेंगे उसके तहत जो प्रोफेसर है वो 8 जो एट ए टाइम 8 पीएचडी कैंडिडेट्स को सुपरवाइज कर सकता है। जो एसोसिएट है वो 6 कैंडिडेट एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो 6 कैंडिडेट्स को सुपरवाइज कर सकते हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो 4 कर सकते हैं। पीएचडी सुपरविज़न को और इंक्लूसिव बनाने का एक और रीज़न ये भी है क्योंकि हमारे समय जब हम रिसर्च करते थे या रिसर्च स्कॉलर थे तो उस समय एमफिल प्रोग्राम भी हुआ करता था। तो यदि अगर आपका जेआरएफ निकला है तो आप या तो सीधे पीएचडी भी कर सकते थे, डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल हो सकते थे, या फिर आप पहले एमफिल कर सकते थे, एमफिल में एनरोल हो सकते थे, फिर आपको फेलोशिप लगती थी और उसके बाद आप पीएचडी में आगे वो आपका जो फेलोशिप का कंटिन्यू रहता था। लेकिन आज की डेट में आप जानते हैं एमफिल को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ये इनवैलिड है, यानी 2022-23 के एकेडमिक सेशन से एमफिल को इनवैलिड कर दिया गया है। तो एमफिल में जो सीट्स होती थी वो एक तरह से अब साइड हो चुकी है, तो नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स जो कि एमफिल ऑफ करते थे पहले अब वो भी नहीं है। तो ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो सीटें हैं पीएचडी की कम निकलती है, तो उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, तो फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स रह जाते हैं। और उसकी कमी को पूरा करने के लिए जैसे आपसे हमने पहले भी मैंने डिस्कस किया कि अब एसपीयू और एचपीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज के टीचर्स को भी ये पीएचडी सुपरविज़न करने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे टीचर्स जो कि क्योंकि अधिकतर जो टीचर्स हैं वो तो ऐसे कॉलेज में पढ़ाते हैं जहाँ पर सिर्फ यूजी कोर्सेज़ हैं, तो अगर वो ऐसी योग्यताएँ रखते हैं यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो यूजीसी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर वो योग्यता रखते हैं तो उनको भी अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो टैलेंट है वहाँ उन कॉलेज में भी पड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छा टैलेंट है और काफ़ी रिसर्च का अच्छा बैंड ऑफ माइंड रखते हैं। तो अगर उनको भी मौका दिया जाए तो ये ज़्यादा इंक्लूसिव बनेगा और ये स्टूडेंट्स को या विद्यार्थियों को भी, ये स्कॉलर्स को भी ये फ़ायदेमंद रहेगा और टीचर्स जो इसमें इंगेज होंगे उनको भी फ़ायदा रहेगा और ओवरऑल हमारे सिस्टम की ग्रोथ के लिए ये एक मुझे लगता है बेहतर विकल्प हो सकता है। हाँ, एक और समस्या जो इस पूरे मुद्दे पर जो बनी रहेगी और जो कि हम जो टीचर्स हैं आपस में बात भी करते रहते हैं और मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में भी इस तरह के जो डिस्कशन देखे हैं कि जो यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स होते हैं उनकी जॉब थोड़ी स्टैटिक होती है एक जगह पर, यानी एक स्टेशन पर रहकर वो अपने जो रिसर्च वर्क्स को एक तरह से करते हैं या जो बाकी काम है वो करते हैं। जबकि कॉलेज जो कैडर की जो जॉब है आजकल, तो आप कुछ समय के पश्चात आपकी जो ट्रांसफ़र हो जाती है और एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हैं। इन केस अगर किसी कॉलेज टीचर को सुपरवाइज करने का मौका मिलता है तो उसकी ट्रांसफ़र जब होती है तो उस केस में क्या होगा, उसके संदर्भ में भी ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ को ये जो इशू है एड्रेस करना पड़ेगा। मैंने जो बात रखी है उसमें कुछ अच्छी बातें भी हो सकती है, कुछ आपको लगे कि जिससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आगे हम और इस तरह की चीज़ें इस मुद्दे पर, इस तरह की और मुद्दे हैं जिस पर हम बात इस चैनल के माध्यम से मैं करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हिमाचल।